बचा लो भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। भगवान है कहानी। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले दिन दुगने रात चौगने तरीके से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौत के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इंसान परेशान है और महामारी भारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,44,949 नए मरीज मिल चुके हैं, तो वहीं 2,620 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली समेत कई राज्यों में सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं देश में वायरस का तीसरा म्यूटेंट मिलने से दहशत फैल गई है। वायरस का नया म्यूटेशन बंगाल में मिला है, जिसे बंगाल स्ट्रेन नाम दिया गया है। अगर वायरस के नए स्ट्रेन को मात देनी है तो वैक्सीन ही इसका सहारा है, और बिना वैक्सीन के वायरस को मात नहीं दी जा सकती। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट जो है वो गहराया हुआ है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में आखिरी समय में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 215 मरीज भर्ती हैं। अमृतसर में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार जो ऑक्सीजन का खतरा है वो मंडराता चला जा रहा है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। इसके अलावा और भी दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे जिसमें कहीं 2 घंटे की महज बची है। अमृतसर में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 मरीजों की जान जा चुकी है, 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राहुल का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन का संकट जो है वो गहराता चला जा रहा है, और अभी भी कई अस्पतालों से खबर ऐसी सामने आई है कि जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अस्पतालों की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? अस्पताल इस वक्त इतने लाचार और इतने बेबस हैं कि उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है कि उनको जो ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन है, उसकी आपूर्ति कराई जा सके। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली, वो इस वक्त सांसों के लिए जद्दोजहद कर रही है। मैं आपको बता दूं, अब सारी की सारी जो उम्मीदें हैं वो इंडियन रेलवे और इंडियन एयरफोर्स पर हैं, जो कि देश भर में जो प्लांट है वहां से ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। दिल्ली में इतना जाने कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां से हम कवर कर रहे हैं, रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन या तो घंटे 2 घंटे की बची है, या फिर जो ऑक्सीजन ना होने की वजह से पेशेंटों को वापस भेज रहे हैं। कई अस्पतालों ने छुट्टी कर दी है मरीजों की, ये कह के कि उनके पास अब ऑक्सीजन नहीं है, आप अपने मरीज को किसी और अस्पताल में लेके चले जाइए। अभी जब हम बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय सिंगापुर से भारत जो इंडियन एयरफोर्स भारत हाई क्वालिटी के कंटेनर्स लेकर आ रही है, ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर आ रही है, जिनसे फिर दोबारा से आपूर्ति की जाएगी। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि जो ऑक्सीजन का जो बेड है और जो वेंटिलेटर है, उसकी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। एक बेड के लिए 100 150 लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। कल कई लोग 3 4 दिनों से अलग अलग अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि जो दिल्ली की जो आपूर्ति है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली देश की सबसे ज्यादा ग्रसित राज्य है, आप कह सकती हैं, या फिर राजधानी है। 24,000 केस आए हैं कल दिल्ली के अंदर 24 घंटे के अंदर, और जो आंकड़ा है वो 348 का है मौतों का। तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि दिल्ली के अंदर हालात कितने खराब हो चुके हैं, और स्थिति जो है राहुल, इन हालातों को देखते हुए और जो तमाम अंदाजे हम लोग लगा रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम इस सिचुएशन के लिए तैयार क्यों नहीं थे। हमें पिछले 1-1.5 साल से पता था कि हमारा देश कौन सी बीमारी से जूझ रहा है। इस 1 साल में हमने क्या कर लिया जो आज भी आकर के हम वहीं खड़े हैं कि अस्पताल में ना बेड्स है, अस्पताल में ना ऑक्सीजन मिल रही है, और लोग आज भी तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? देखिए, अगर आप ये सवाल किसी राज्य सरकार के किसी व्यक्ति से पूछेंगी तो वो केंद्र सरकार के ऊपर बात डाल देगा। आप किसी केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि से पूछेंगी तो वो राज्य सरकार के ऊपर डाल देगा। पूरी तरीके राजनीति हो रही है। अब बीजेपी कांग्रेस, आम आदमी बीजेपी साफ तौर पे एक दूसरे के ऊपर ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो बिल्कुल वाजिब है कि आखिर 1 साल से जो राज्य हैं और जो केंद्र है, उन दोनों में समन्वय क्यों नहीं था। आप ये जानती हैं कि दिल्ली के अंदर केस लगातार आ रहे थे, देश के अंदर केस लगातार आ रहे थे, हालांकि उनकी जो नंबर से वो कम थे, लेकिन महामारी कहीं गई नहीं थी, वो भारत के अंदर मौजूद थी। लेकिन उस समय पर सब कुछ चीजें बरसू चलती रही, राजनीति चलती रही, सरकारें गिरती रही, बनती रही, चुनाव होते रहे,
नए लोग आते रहे, लेकिन लोगों की जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और जिसका खामियाजा आज एक आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है, जिसको ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना दवाई मिल पा रही है, ना वेंटिलेटर मिल पा रहा है। अब तो ये हाल हो गया है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर टेस्ट हो गया, अगर आपने किसी को जानती हैं, कोई फोन करके आपने टेस्ट करा लिया तो आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी 6 दिनों तक। तो ये हालात है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मैं अगर कहूं तो सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। अभी तो बिल्कुल ये नहीं पता कि इसलिए बिल्कुल राहुल, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि भगवान है कहाँ रे तू, भगवान बचा लो। इसलिए हम भी कह रहे हैं क्योंकि सब कुछ अब भगवान के भरोसे है। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तरफ देश में कोरोना दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो रूह को झकझोर कर रख देगी। ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग सड़क पर बेसुध पड़ा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, लेकिन कोरोना के खौफ के चलते अस्पताल से ले जाना तो दूर, किसी ने उसे छुआ तक नहीं, कोई उसके पास गया तक नहीं। वायरल वीडियो में नजर आ रहे बुजुर्ग डायबिटीज के मरीज बताए जा रहे हैं और वीडियो सिकंदराबाद के नवीन अस्पताल के पास का बताया जा रहा है। तो हालात देखिए कितने भयावह हो गए हैं कि अगर कोई कोविड पेशेंट है भी नहीं, पता भी नहीं है कि उसको कोरोना है या नहीं, लेकिन इस कंडीशन में भी लोग एक दूसरे को छूने से बच रहे हैं, लोग एक दूसरे के पास जाने से बच रहे हैं क्योंकि खतरा इतना बड़ा है। हर किसी को लगता है कि कहीं ये कोविड की वजह से बीमार ना हो। तो बेहद भयावह ये तस्वीर है कि एक बुजुर्ग सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन उसको कोई भी सहारा देने वाला वहां पर नहीं था। भाइयों, ये आदमी सुबह से सिकंदराबाद नवीन हॉस्पिटल के सामने पड़ा है। जिस किसी का भी हो, आओ और लेके चले जाओ भैया, पहचान कर लो, इसकी सांस चल रही है, जिंदा है वैसे अभी। ये सुबह से पड़ा है यहाँ पे। भैया सब अपने अपने ग्रुप में शेयर करके जो भी हो इसे पहचानो इस आदमी को और इसे इसके घर वालों को तक ये खबर पहुंचाओ। तो आपने देखी कि क्या हालात है, कोई भी छूना नहीं चाह रहा है, कोई उसे देखना नहीं चाह रहा, कोई अस्पताल पहुंचाना नहीं चाह रहा है। लेकिन इस बीच में कि एक नया शौक अजीब सा हो गया कि कुछ भी अगर कहीं आप हादसा देखो, किसी को आप बीमार देखो, रोड एक्सीडेंट देखो, तो लोग वीडियो पहले बनाना मुनासिब समझते, ना कि उसको वक्त पे मदद देना। सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी लोग या कोई भी पेशेंट आपको ऐसा सड़क पर मिलता है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप उसकी मदद करें, ना कि आप वीडियो बनाने में बिजी हो जाए, क्योंकि हो सकता है जितनी देर में आप वीडियो बनाएंगे इतनी देर में अगर आप उसे अस्पताल पहुंचा दें तो उसकी मुश्किल आप दूर कर पाए। तो ये हालात है देश के इस वक्त। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी जगह जगह मौजूद हैं, उनसे भी हम पूरे तमाम हालात का जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं कि आखिर कोरोना का ये खतरनाक ट्रिपल म्यूटेंट जो है, ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण फैलाने वाला ट्रिपल म्यूटेंट वायरस जो है वो पाया गया है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर नेताओं ने जमकर रैलियां की है चुनावी सत्ता काबिज करने के लिए, और इसे कोरोना वायरस का बंगाल स्ट्रेन कहा जा रहा है। जिस वक्त रैलियां हो रही थी उस वक्त सब इससे बेफिक्र नजर आ रहे थे, और ये वायरस के तमाम पुराने स्ट्रेन से ज्यादा तेजी से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति को ज्यादा तेजी से बीमार करता है। इस वायरस के कुछ सैंपल दिल्ली और महाराष्ट्र में भी मिले हैं। तो पुराने स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है ये नया वाला स्ट्रेन कोरोना का, लिहाजा बहुत एहतियात की जरूरत है और समझना है वक्त की नजाकत को, समझना है इस वक्त हो रही देश में किल्लत को, समझना है इस वक्त हो रहे भयावह हालातों को। इससे भी बड़ी बात ये, चलिए अब आपने ये समझा, लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि एक हफ्ते में निगेटिव करने वाली दवा, दरअसल जाइडस की विराफिन दवा को मंजूरी मिल गई है। विराफिन दवा को जब डीजीसीआई की मंजूरी मिली, इस दवा से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, ये दावा किया जा रहा है। विराफिन दवा के नतीजे ट्रायल्स में शानदार रहे हैं, जो अभी तक ट्रायल्स हुए उनमें नतीजे बेहद शानदार रहे। जाइडस का दावा है कि इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिन में, महज 7 दिन में 91.1% कोरोना मरीजों का RT-PCR टेस्ट निगेटिव आया है। और साथ ही साथ कंपनी का यह भी दावा है कि अगर कोरोना होने के शुरुआती दिनों में विराफिन दी जाती है तो मरीज को कोरोना से उबरने में मदद मिलेगी और उसे कम तकलीफ होगी। ये दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी मरीज को दी जाएगी, इसे अस्पताल में उपलब्ध करवाया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। जाइडस का ये दावा है सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही मरीज को ये दवा दी जाएगी। अब इसके बाद सवाल यह है कि जाइडस की विराफिन जो है वो दूर करेगी ऑक्सीजन की कमी का संकट, क्योंकि हम आपको बताएं कि
दरअसल 250 मरीजों पर ये ट्रायल्स किया गया था और 7 दिन में इन मरीजों का जिन पर ये ट्रायल्स किया गया 7 दिन में आरटी-पीसीआर इनका निगेटिव आ गया। ऑक्सीजन का इस्तेमाल 84 की जगह सिर्फ 56 घंटे बढ़ती उम्र के साथ कम होगा और इसको आपको बताया कि इंटरफेरॉन अल्फा बनाने की क्षमता सिंगल डोज से इंटरफेरॉन में मदद मिलेगी और इंटरफेरॉन वायरस को रोकेगा, ये बात भी कही जा रही है। तो चलिए डॉक्टर्स का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्रुति मलिक जो कि डायरेक्टर है रेडिक्स हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर श्रुति मलिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर महेश व्यास जो कि एचओडी है आयुर्वेदिक एम्स के, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इनके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही लगातार रामगोपाल दीक्षित जो कि आयुष मिनिस्ट्री के मेंबर है, वो भी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। बहुत अच्छी टेक्निक के जरिए, आयुर्वेदिक तरीके के जरिए वो समझाने की कोशिश करेंगे कि आप घर बैठे कैसे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, कैसे ऑक्सीजन की कमी को आप दूर कर सकते हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, लगातार आप हमें वक्त दे रही हैं, लगातार आप इस वक्त की नजाकत को समझ रही है। सबसे पहले उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी और आपको मैम सैल्यूट भी करना चाहूंगी कि ऐसे वक्त में आप लोगों के साथ खड़ी हैं और आपकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। एक चीज मैं यहाँ आपसे समझना चाहूंगी कि मैम अभी आपको भी हालात से आप अच्छे से वाकिफ है कि क्या हालात हैं इस वक्त देश के, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली की बात करूं, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है कि तमाम अस्पताल जो है वो अपने हॉस्पिटल्स के बाहर बोर्ड लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। यहां तक कि अब नौबत ये आ गई कि हॉस्पिटल्स को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है कि हमें ऑक्सीजन दिलवाइए। तो आपको क्या लग रहा है, किस वजह से देरी हो रही है या किस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि हॉस्पिटल्स को जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो वक्त रहते पूरी हो सके? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत अच्छा आपने इस समय मुद्दा उठाया है और हमें ऑक्सीजन इस समय हमारी नीड ऑफ द आवर हो गई है। हम लोगों ने जो भी प्लानिंग करी, जहाँ पे हमारा जो एक गैप आया है वो इस मामले में आया है कि जो भी हमारी प्लानिंग हुई है वो हम लोगों ने इस 3x वेव को जो है वो हम फोरकास्ट ही नहीं कर पाए थे कि इतना ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे हमारे पास ये इस समय सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हुए हैं। हम लोग भी, अगर मैं अपने अस्पताल की आपको बात बताऊँ, हम डेली अपनी पर्सनल व्हीकल्स भेज के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरवा रहे हैं क्योंकि देखिए जब मरीज आपके अस्पताल में भर्ती होता है वो आपके विश्वास पे होता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन है नहीं है, वो इस समय ऐसी स्टेट पर है जहाँ पे हमारी मजबूरी है उसकी जान बचाना। तो आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर भी कितने प्रेशर में होता है, इतने क्रिटिकल पेशेंट्स जो कई लोग बाईपैप पे है, कई वेंटिलेटर्स पे है, कई सीपैप पर है, जिनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मेरे को लगता है जितनी भी चीजें अभी हो रही है वो इमीडिएट बेसिस पे नहीं हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है जैसे कि 162 PSA प्लांट्स लगाए गए हैं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को रोक के हॉस्पिटल्स को दिया जा रहा है, स्टील और ऑयल फैक्ट्रीज से जो आ रही है बातें कि वो लोग भी ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल को सप्लाई करेंगे। बट आई थिंक अभी जो हमारे आने वाले 3-4 दिन है और जो पिछले के 3-4 दिन थे वो बड़े क्रिटिकल टाइम है जिस समय हमें इमीडिएट ऑक्सीजन के लिए जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए थी सो दैट हमारे पेशेंट्स का इफेक्ट। देखिए डॉक्टर का फोकस इस समय जिस तरीके के मरीज आ रहे हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट में कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए ट्रीटमेंट देने में। तो हम कहाँ से इस समय ये फोकस कर सकते हैं कि ऑक्सीजन आ रही है कि नहीं, ये तो ऑब्वियसली बैक एंड का काम है और आई थिंक सरकार को इस समय अपना फुट डाउन करके पूरा फोकस और पूरी टास्क फोर्स लगा देनी चाहिए कि जहां से हो सके सारे हॉस्पिटल, देखिए ये एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये दिल्ली के सारे अस्पतालों में प्रॉब्लम आ रही है, महाराष्ट्र के कई अस्पतालों में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस समय हम लोगों को सीरियसली इस बीमारी को ये समझ के कि ये इस समय जानलेवा हो सकती है। देखिए एक मरीज अगर किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग कोमॉर्बिडिटी होती है, तो हम लोग ये कह लेते हैं कि चलो डॉक्टर्स ने अपना पूरा इफेक्ट लगाया, पूरा अपना एफर्ट दिया उस पर। बट अगर किसी इस तरीके की लापरवाही से होती है तो ना हम अपने आप को माफ कर पाते हैं और ना उसके घर के परिजन। तो और यही वजह भी है कि परिवार वालों को भी सब्र नहीं आता। जो लड़ाई झगड़े की तस्वीर हम देखते हैं अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया, तो मैम उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यह है कि ऐसी मौतों का सब्र नहीं आता जब हमें, क्योंकि हमारे दिल में कसक रह जाती है कि शायद वक्त रहते ऑक्सीजन मिल जाती तो हमारा अपना बच जाता, शायद वक्त रहते डॉक्टर इसकी नब्ज देख लेता या डॉक्टर एडमिट कर लेता, एडमिशन मिल जाता, हॉस्पिटल में बेड मिल जाता, तो शायद हमारा आज हमारे बीच जिंदा होता। ये कसक दिल में रह जाती है और इसलिए ऐसी मौतों का सब्र भी नहीं आता। डॉक्टर श्रुति मलिक, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जो हालात बहुत भयावह है और बहुत खतरनाक है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिन जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। 15 मई तक लगातार केसों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो मैम जब केस में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में जो लोग एहतियात बरत रहे हैं, जो लोग घर में हैं, क्योंकि आपकी हमारी मजबूरी है, हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हमें आना पड़ेगा बाहर निकलकर, लेकिन वो लोग क्या करें क्योंकि आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक है।
देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब भी अगर कभी आपको कोरोना होता है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल एकदम से फॉल नहीं करता। हमें अपने डे 1 के जितने सिम्टम्स हैं, जिस दिन आपको कुछ भी लग रहा है कि आपको एक भी सिम्टम लग रहा है, आप ये मत सोचिए कि हमें कोरोना नहीं हो सकता। और अगर टेस्टिंग भी, क्योंकि रिपोर्ट्स भी इस समय लेट आ रही है, आप अपने आप को एक कोविड पेशेंट मानिए, अपने आप को आइसोलेट करिए और अपने SpO2 पे एकदम जो है वो कड़ी नजर रखिए। इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए इनिशियली क्या होता है कि ये 96, 97 जो हम कहते हैं 98 लोगों का रहता है ऑक्सीजन पे SpO2 मॉनिटर में, वो एकदम से 93 नहीं पहुंचता, वो बड़ा स्लोली पहुंचता है। बट जहां 90 के नीचे जाता है तो शार्प फॉल होती है। तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम अगर डे 1 से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और एक आती है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन जिसको हम कहते हैं कि पेट के बल लेटना, वो हमारी लंग्स में ऑक्सीजन को जो है वो और लाती है, लंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा, अगर आप अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं या आप किसी वजह से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो अगर आप प्रोन पोजीशन में रहेंगे तो वो आपका ऑक्सीजन फॉल एकदम से नहीं होगा, जिस बीच में आप एक कहीं पे अपने लिए बेड ले सकते हैं, कहीं पे आप अपना इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, राहुल हमारे साथ लगातार दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल साहब भी मीडिया के सामने आ रहे हैं, बैठकें हो रही, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा मंथन किया इस सारी किल्लत को लेकर के। खुद सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो सख्त निर्देश दे चुका है, जवाब मांग चुका है, केंद्र सरकार से भी जमकर फटकार लगा चुका है। लेकिन इस बीच कल एक चीज और हमने ये देखी कि कल अहम सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको टाल दिया जाता है 4 दिन के लिए कि अब मंगल को सुनवाई होगी। राहुल, नहीं लगता कि ऐसे वक्त में कल सुनवाई होनी बहुत जरूरी थी, या फिर 4 दिन तक हम लोगों को मरते रहने दें, या फिर हम 4 दिन तक कोई बेफिक्र हो जाएं कि हालात ऐसे हैं कि आराम से इस पर सुनवाई हो सकती है? नहीं लगता कि सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया था, सख्ती दिखाई थी, तो उस पर वो वैसे ही काबिज रहता और वैसे ही कल सरकार से फिर से सवाल जवाब होते, तो शायद सरकारें जागती और इस दिशा में कुछ कदम उठाती? क्योंकि सिर्फ मीटिंग्स होती हुई हमें दिख रही है, लोगों की बैठक होती हुई हमें दिख रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हमें दिख रही है, लेकिन सही दिशा में कोई भी कदम किसी भी सरकार का हमें नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि हर दिन हालात और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए थी जिसका कोई राहुल, आप बने रहिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से, बेहद दर्दनाक खबर। ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हो गई है। ये लीजिए, मौत के आंकड़ों में और इजाफा होता हुआ, क्योंकि आज फिर से 20 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया है। जयपुर का गोल्डन अस्पताल, यहाँ के MD ने ये जानकारी साझा की है दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से। बेहद दर्दनाक खबर। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही हम खबर दिखा रहे थे जयपुर गोल्डन अस्पताल की कि वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत है, महज आधे घंटे की ऑक्सीजन वहां पर बची हुई थी। तो दिल्ली का ये जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, जहां पर आपको बता दें कि अस्पताल को 7 घंटे की देरी से ऑक्सीजन मिली, ऐसी बात कही जा रही है। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राहुल, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से बेहद दर्दनाक खबर, आज फिर से 20 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। देखिए, आज सुबह तकरीबन 8 बजे जो ऑफिस ये जो अस्पताल है, इसके डॉक्टरों ने ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये मुनादी की थी कि उनके यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। और अब ये खबर आ रही है, जो वहाँ पे परिजन मौजूद हैं अस्पताल के बाहर, उनका साफ तौर पे कहना है कि कल रात को ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से 20 मरीज दम तोड़ चुके हैं। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो है वहां पर मौतें हुई। और एक तरफ तो दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर मौतें हो रही हैं अस्पताल के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको अगले हफ्ते सुनेंगे। मैं आपको बता दूं, ये ऐसी जो खबरें हैं ये और अस्पतालों से भी आ सकती हैं, क्योंकि और अस्पतालों में भी आधे घंटे, 1 घंटा, 40 मिनट, 1.5 घंटा इतनी ही ऑक्सीजन बची हुई है। हम ये बहुत सारी जो वीडियोस तो देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो है वो टैंकर्स आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है रेलवे की, बाहर देश से ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन वो अस्पताल के मरीज के बेड तक कितनी देर में पहुंचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 20 मरीजों का मर जाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी और देश में हो गया होता तो शायद वहां की सरकार गिर गई होती, लेकिन क्योंकि देश के अंदर आप जानती हैं कि किस तरीके के हालात हैं, ना सिर्फ दिल्ली के अलावा जो अलग अलग शहर है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, 11 जो स्टेट्स हैं वो सबसे ज्यादा ग्रसित स्टेट्स हैं, जहां से 73% मामले सामने आ रहे हैं। उन स्टेट्स की आप हालत
आप इस तरीके से समझिए कि जो एक एक बेड, एक एक वेंटिलेटर के लिए वहां पर मारामारी हो रही है, एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का उसके लिए झगड़े हो रहे हैं। बाकायदा पोस्टर लग गए हैं केमिस्टों की दुकान के बाहर कि हमारे पास ये इंजेक्शन मौजूद नहीं है। जहां तक बात रही ऑक्सीजन की, जयपुर गोल्डन अस्पताल की, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला बनता है। जाहिर है कहीं किसी ना किसी ने कोताही बरती, कहीं ना कहीं चूक हुई प्रशासन के लेवल पर, अस्पताल के लेवल पर, जिसकी वजह से 20 लोग मर गए। इन 20 लोगों को किसी कोविड-19 के महामारी ने नहीं मारा है। इन 20 लोगों को आप ये मान के चलिए कि ऑक्सीजन ना मिल पाने की इनकी वजह से जान गई है, और जिसकी वजह से ये जो परिजन है अब ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए उन लोगों के खिलाफ जिनकी वजह से ये स्थिति यहां तक पहुंची है। बिल्कुल ठीक है। राहुल बता रहे हैं दिल्ली का हाल कि दिल्ली में कैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार लोगों की जान जा रही है। मुंबई आपको लिए चलते हैं। मुंबई से प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, दिल्ली का हाल बहुत भयावह, बहुत खतरनाक। अभी भी एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 20 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल मुंबई के क्या हालात? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो फिलहाल जो है दिल्ली जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। जो ऑक्सीजन की किल्लत जो है 5 दिन पहले महसूस हुई थी, वो अब जो है स्थिति सामान्य हो रही है, क्योंकि कल रात को ही जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो ट्रेन जो नागपुर पहुंची है उसमें 3 ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचे हैं। साथ में ही जो है आज दोपहर को और भी टैंकर जो है नासिक में पहुंच जाएंगे। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो धीरे धीरे खत्म होती आ रही है, वो राहत की खबर है। लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो काफी डराने वाले हैं। 68,000 जितने केस जो है कल रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर बात करें चंद्रपुर, यवतमाल, वर्धा, जालना, परभनी, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक, यहाँ की स्थिति जो है काफी नाजुक बनी हुई है। मुंबई में हालात जो है धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना जो है वो अब फर्स्ट टायर सिटी से लेकर जो है अब 2 टायर और 3 टायर सिटी जो है वहां फैल रहा है। और वहां जो है पूरी तरीके से जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से चरमराया गया है, क्योंकि वहां पर जो है अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल नहीं है। एक ही बेड्स के ऊपर जो है करीब 2 से 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जो है कोविड जो है फैलता जा रहा है, उसके लिए जो स्थिति वहां की है काफी भयावह है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो कोविड की जो स्थिति थी वो सामान्य होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीएमसी ने फरमान जारी करके कह दिया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज है जो अस्पताल में है वो उनका इलाज अब घर में ही होगा। और इसके लिए जो है बीएमसी ने डॉक्टरों की टीम बना दी है जो इन मरीजों के घर पे जाएगी और उनका ट्रीटमेंट करेगी। तो यानी कि अभी तक अस्पताल में जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो थे उन सभी लोगों को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनका इलाज जो है उनकी सोसाइटी में किया जाएगा। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की स्थिति जो है अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, क्योंकि अब तक जो है कोरोना के जो केसेस 11,000 से 12,000 तक पहुंच गए थे वो धीरे धीरे कम होकर 6,500 7,000 तक पहुंच गए हैं। यानी कि कोरोना का जो प्रहर जो था मुंबई में वो धीरे धीरे कम दिख रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थिति अभी भी भयावह है, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत जो है फिलहाल नहीं है, लेकिन अस्पताल में जगह ना होने के कारण जो है कई सारे मरीजों की जान भी जा रही है। ठीक है प्रीति, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल भी हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ बने हुई है, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामगोपाल दीक्षित सर, जो कि आयुष मिनिस्ट्री के मेंबर भी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो आयुर्वेदिक तरीके से आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑक्सीजन की अगर कमी आपको महसूस हो रही है तो आप घर रहते उसे कैसे दूर कर सकते हैं। रामगोपाल दीक्षित सर। जी बिल्कुल, मैंने दोबारा से वो सारी टिप्स मैंने पहले आपके साथ शेयर करी थी। एसिम्प्टोमेटिक्स या जिनको इनिशियली जिनका ऑक्सीजन लेवल अभी 90 से नीचे नहीं गया है, अगर 95 है, 94 है, 92 है, इन सब के ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सकता है। दोबारा से वो मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत इफेक्टिव तरीके से। दोबारा आप अपने साथियों को दिखाइए। आइए, ये देखिए, सबसे पहला बहुत सरल है, मास्क लगा करके किसी भी अपने घर के मेंबर को ये जो स्टर्नम है ये वाला पॉइंट अपना सभी चेक करें, गड्ढा ये वाला गड्ढा, यहाँ पर अपने अंगूठे से प्रेशर देंगे तो दर्द होगा। इसको केवल 5 बार ऐसा गोल घुमाएं, हल्का प्रेशर दें। सेम टाइम ये वाली हथेली से इसी के पीछे रीढ़ पर ऐसे धीरे से मसाज करें, केवल एक ये मसाज करें और यहाँ हल्का सा दबाएं, फिर मसाज करें, यहाँ दबाएं, फिर मसाज करें। मात्र ये 5 से 6 सेकंड का प्रयोग है, तुरंत सांस को रिलीज करेगा। दूसरा प्रयोग आपको फिर दिखा रहा हूं, सबको दिखा रहा हूं। ये वो है जो 90 से अधिक ऑक्सीजन, जो 90 से नीचे नहीं है तो इसको करिए, तुरंत ऑक्सीजन बढ़ेगी। ये शोल्डर ब्लेड,
ये शोल्डर ब्लेड पर यहां से 12 बार उल्टा लिटा लीजिए, उल्टा लिटा करके बेड पर उल्टा लिटा के दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लंग्स में ब्लड सप्लाई को बढ़ा रहा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से इसी को इधर भी 12 बार करना है और फिर इधर 12 बार करना है। इसके साथ थोड़ा सा स्पाइन, ये जो स्पाइन है, रीढ़ है, ये रीढ़, इस पर अंगूठे का ये वाला पार्ट, इससे ऊपर से लेकर नीचे तक लाइए, यहां तक लाइए, ऐसे फिर ऊपर लेके जाइए। 1 2 3, इसको 10 बार करना है। जब इसको 10 बार करेंगे तुरंत तेज नजर आएगा। इसके बाद कुछ फ्रंट की चीजें हैं जो बैठिए, नाक के पास करनी है। ये वैदिक पॉइंट है, बहुत प्रभावी पॉइंट है जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं और नजदीक से आपको दिखाऊंगा। नाक के साथ ये वाला पॉइंट जहां हल्का गड्ढा है, चेक करेंगे। इसको जैसे दबाएंगे इसको साइनस खुल जाती है एकदम, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नाक के पास ये वाले पॉइंट हैं 2, ये इन दोनों को भी ऐसे हल्का सा ऐसे दबाएं, ज्यादा जोर का प्रेशर ना दें, हल्का हल्का दबाएं, केवल 8 से 10 बार दबाना है बस। फिर ये साइनस कैविटी है, ये साइनस कैविटी हमारी नोजल पैसेज को रोक के रख देती है अगर इन्फ्लामेशन हो जाए। धीरे धीरे इनकी मसाज यहां ऐसे कर रहे हैं 8-10 बार। और फिर ये भी साइनस कैविटी है, यहां भी ये साइनस कैविटी को जब ऐसे हम मसाज कर देते हैं, केवल इतना मसाज करने मात्र से साइनस कैविटी खुल गई, नोजल पैसेज खुल गया। जो हम स्टीम लेते हैं वो भी इसी को खोलता है। और जब हम हमने स्टर्नम पर एक प्रेशर दिया, इससे जो सफोकेशन होती है, इससे जो ऐसा चेस्ट कंजेशन होती है, घबराहट होती है, अगर व्यक्ति को तुरंत दें तो मात्र 8 से 10 सेकंड के अंदर व्यक्ति वाव शब्द प्रयोग करने वाला बन जाता है। ये मैं गारंटी 100% ही बोल रहा हूं, लेकिन हाँ 95% लोग तुरंत उस समय कहते हैं, ऐसा मेरा पुराना अनुभव है। सावधानी इसमें ये बरतनी है कि जब आपने ये लिया, ये प्रयोग किया, इस प्रयोग के बाद आधा कप अगर आपको गर्म पानी मिल जाए जिसके अंदर तुलसी, इलायची, दालचीनी और उसके अंदर ऐसी जो आजकल है, जैसे आपने अदरक डाल दिया या सौंठ डाल दी, उसको उबाल करके डाल दें। और अगर शुगर नहीं है तो आधा चम्मच उसमें शहद मिलाएं उतारने के बाद, और उसको फिर पी लें। क्या आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। मैं यहाँ आरोग्य पीठ दिल्ली वृंदावन में हूँ। यहाँ ऐसे लोग जो मेरे यहाँ रहते थे, जिनको लगता था सफोकेशन है, ऐसे मेरे अनेक सारे मित्र जिनको तकलीफ हो रही है, मैं जब ये सजेस्ट कर रहा हूँ, वो सब अपने घर में ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 से ऊपर अगर ऑक्सीजन है तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, यही बचा लेगा। हाँ, अगर आपकी 80 आती है, उससे कम आती है, लेकिन कितने 90% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन लाइन लगाए पड़े हैं। जिस तरह से जैसे नमक और प्याज और टमाटर के लिए रेट बढ़ते हैं ना, तुरंत लोग 400 रुपए किलो नमक खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, पता नहीं स्टोर कर लेते हैं। अरे भाई, अभी ऑक्सीजन घर में ही कर लो। ये जो मैंने आपके माध्यम से बता रहा हूँ, इसको प्रयोग करो। इस प्रयोग से ही बच जाओगे, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, घर में ही इलाज उम्मीद कर है लो। कि आपने जो ये बताया ये लोगों को समझ में आया और लोग इसे फॉलो करें और उनको फायदा पहुंचे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली के अस्पतालों में बड़ा ऑक्सीजन संकट। जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत। कई अस्पतालों में खत्म होने की कगार पर ऑक्सीजन। बत्रा अस्पताल में आखिरी वक्त पर पहुंची सप्लाई। तो भरोसा सिर्फ भगवान का, आसरा सिर्फ भगवान का और सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ।
ऐसे में हालात जो है बेहद भयावह होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं और जिन लोगों को कोविड नहीं भी हो रहा है उन लोगों की मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा, क्योंकि डर है इस कोरोना काल का, डर है इस कोरोना की वजह से होती भयावह स्थिति का, डर है जो लोगों की जाने जा रही कि कहीं हमें भी ना हो जाए। तो आम जो मरीज हैं जिसे कुछ और भी बीमारी हो रही उन्हें भी वक्त रहते इलाज नहीं मिल रहा है। चलिए कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और वहां पर वो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कितना बुरा हाल इस वक्त हो रहा है हमारे देश का। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी की आप तस्वीरें देखिए। आप दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन है, तो लिहाजा लोगों की चेकिंग की जा रही है, तमाम जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोगों को चेक कर कर आने जाने दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी सड़कें सूनी पड़ी हैं, दूर दूर तक सन्नाटा नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन का लॉकडाउन है। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में कोविड शव के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क पर दौड़ते शव वाहन से डेड बॉडी नीचे गिर गई। लोगों ने देखा तो तेज आवाज देकर शव वाहन को रुकवाया। इस एम्बुलेंस में एक बार में सिर्फ 2 शव रखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें 3 डेड बॉडी रखी गई थी जो स्ट्रेचर पर थी। एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ने से स्ट्रेचर गेट से टकराई और वो खुल गया। इसका बाद नतीजा ये हुआ कि एम्बुलेंस का गेट और शव सड़क पर जा गिरे। मरने के बाद आम आदमी के अपमान की ये कोई पहली घटना नहीं है। अब इन सब तस्वीरों को देखने के बाद सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम अब शव भी नहीं संभाल पा रहा? तो सड़क पर दौड़ते शव वाहन से अचानक से शव नीचे गिर गया। कैसा हमारा सिस्टम लाचार, मजबूर और बेकार हो चुका है। तो इस वक्त जो देश के हालात हैं उसमें हम ये कहना ज्यादा मुनासिब समझेंगे कि कोविड से कम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान ज्यादा जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत का बुरा हाल है। अब ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे बनती है ऑक्सीजन। इसके लिए हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको हम समझाते हैं। ऑक्सीजन उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका काफी जटिल है। आपको बताने की सरल शब्दों में अगर आप इसे समझें तो दबाव से हवा को लिक्विड ऑक्सीजन बनाया जाता है। दरअसल लिक्विड ऑक्सीजन रंग में नीला और बेहद ठंडा होता है। ये आप ध्यान दीजिए, जिसका तापमान 0 से 183 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। यानी ऑक्सीजन 183 डिग्री पर ही उबलकर गैस में बदल जाती है। तो कैसे बनती है ऑक्सीजन, ये आपको हमने समझाया। ऑक्सीजन का उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका आपको हमने बताया। अब ऐसे में सवाल यह है कि रोजाना कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये भी आप समझिए। दरअसल किसी भी शख्स को सांस देने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है। यानी रोजाना करीब 11,000 लीटर हवा की जरूरत होती है एक इंसान को सांस देने में। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़े जाने वाली सांस में 15% ऑक्सीजन रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का जो मात्रा है वो 5% इस्तेमाल होता है। तो सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्रा जो है वो 5% इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल और सारे मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक जुड़ी हुई है, हमारे साथ डॉक्टर महेश व्यास जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश व्यास का हम रुख कर लेते हैं, एचओडी है आयुर्वेदिक एम्स के। डॉक्टर महेश व्यास, इस वक्त अस्पतालों की हालत से तो आप भी वाकिफ होंगे सर कि क्या कंडीशन है वहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है देश के अंदर, उसने भयावह स्थिति बना दी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोविड की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन उन्हें वक्त पर नहीं मिल रही, इस वजह से उनकी जान जा रही है। अभी दिल्ली के जयपुर हॉस्पिटल में भी 20 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे सर एक डॉक्टर होने के नाते? देखिए, ऐसा है कि इस बार का जो कोरोना की कंडीशन है उसमें अधिकतम लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है। जबकि पिछली बार जो था 100 में से 80% व्यक्ति ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं लगती थी, मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 95 के ऊपर रहता था। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा तो हमको किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना है। व्यक्ति अगर अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखे तो इस कंडीशन से हम बड़े अच्छे से संभल सकते हैं। और विशेष रूप से जहां जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है जिन हॉस्पिटल में, और जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 से कम आ चुका है, वो लोग हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में ऑक्सीजन आदि लें। उसके अलावा जो हमारे पास में जो घरेलू चीजें बता रखी है कि जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ, आरटीपीसीआर उन्हें टेस्ट करवाए, टेस्ट करने पर जो पॉजिटिव आए तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रुख नहीं करें। वो अगर घर पे रह करके और अगर ध्यान रखें, घर पे कुछ चीजों का पालन करें, चाहे गर्म पानी से। किन बातों का ध्यान रखना है, किस चीज का पालन करना है सर? जी,
जैसे कि गर्म पानी का गरारे करना। इसमें सबसे पहले मुख्य बात होती है कि मुंह सूखता है, व्यक्ति का सरदर्द होता है, बदन होता है, फीवर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। तो इन चीजों में देखने के लिए तो पानी बराबर पीते रहें, गर्म पानी में थोड़ी हल्दी या नमक डाल करके उसके गरारे करें। साथ ही आयुर्वेद बताता है कि जो गिलोय है, गिलोय का चूर्ण है, पात है, या उसका जो रस है जो है उसको हम सेवन कर सकते हैं। साथ ही अणु तेल का नस्य, अणु तेल बिल्कुल इजीली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, या फिर अपने घर में तिल का तेल हो या फिर कोकोनट ऑयल है या घी है, तो उसका नस्य अगर हम लेते रहें तो वो भी एक प्रोटेक्टिव का काम करता है, हमको इन्फेक्शन से बचाता है। और इस समय सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो है मास्क का ध्यान रखना। मास्क को एक रस्म की तरह उपयोग नहीं करें। अभी तो यहाँ तक कहा गया कि डबल मास्क का उपयोग करें, इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है। बात, हाँ। डबल मास्क का अगर उपयोग करें तो भी हम बहुत कुछ अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मास्क, और दूसरा एक थोड़ा हैंड हाइजीन, हम थोड़ा सा बार बार हाथ अगर धोते रहें, जब भी बाहर आ गए किसी भी चीज को टच किया तो उसके बाद साबुन से बहुत अच्छे से हाथ धोएं। तो इन दो नियमों का अगर हम पालन कर लेते हैं तो काफी कुछ इन्फेक्शन को तो हम समाप्त कर सकते हैं। और उसके बाद कंडीशन आती है कि बाई चांस अगर पॉजिटिव हो गए तो उस कंडीशन में हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो घर पे है, चाहे तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इनका क्वाथ दिन में 2-3 बार बना करके पीते रहें। तो जो थ्रोट इन्फेक्शन है, जो गले में इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोनों ही इन्फेक्शन, एक तो नेजल इन्फेक्शन जो नाक के थ्रू इन्फेक्शन होना है तो उसमें नस्य का प्रयोग करें, और दिन में 2-3 बार अगर भाप लें, या तो सिंपल पानी से भाप ले लें या फिर उस पानी में थोड़ी अजवाइन डाल दें, और उस अजवाइन के पानी का अगर भाप लें तो हम इन्फेक्शन से बहुत कुछ अंश तक बच सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। डॉक्टर श्रुति मलिक, आपने सुना डॉक्टर महेश व्यास को, उन्होंने जिस तरीके से डबल मास्क का जिक्र यहाँ पर किया, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी डबल मास्क जो है वो कितना कारगर साबित हो रहा है और हमें डबल मास्क की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है अब, क्योंकि अब कंडीशन ये हो चुकी है घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। तो डबल मास्क सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर हम लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाएं, या फिर अब जब भी हमें जरूरत है मास्क की, हमें सिर्फ और सिर्फ डबल मास्क का ही इस्तेमाल करना है? कब कब पहने और कब नहीं पहने? नीता जी, मैं ये बताऊंगी कि डबल मास्क की अच्छी स्टडी हुई थी और उसमें ये देखा रहा था कि जहाँ पे अगर आप डबल मास्क पहनते हैं 70% जो पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं घुस पाते। दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं कितना प्रोटेक्टिव है डबल मास्क का, और इसीलिए बार बार इस पे जो है फोकस किया जाता है कि डबल मास्क पहनना चाहिए। जहां तक पहनने की बात है, पहली चीज मैं बताऊंगी कि एक तो हमें बाहर अभी हम लोग कोई भी नहीं निकल रहा है, बट मजबूरन में जो अपना डेली वेजेस के लिए लोग निकल रहे हैं, या जो एक ही फैमिली मेंबर है जो अपनी फैमिली अर्न करने के लिए निकल रहा है, या किसी एसेंशियल काम के लिए निकल रहा है, तो बाहर निकलते समय तो डबल मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी क्या है, हमारे बीच में जो ये लैंसेट की स्टडी आई थी वो ये कहती है कि इस समय एयरबॉर्न वायरस है, इतना ज्यादा वायरस फैल चुका है हमारे बीच में कि हमें नहीं पता कि हमको किस तरीके से वो अफेक्ट करेगा। तो अगर आप घर पर है तो आप सिंगल मास्क भी पहन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके परिजन है आसपास, वो पॉजिटिव नहीं होंगे। वेल वेंटिलेटेड हाउसेज हैं सबके, आप इस समय हर आदमी अपने घर में जो है हाइजीन सैनिटाइजेशन बहुत ध्यान रख रहा है, तो घर में मैं ये बोलूंगी अगर एक मास्क पहने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के परिजन कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो जाए वायरस का, आपको नहीं पता इस समय। बट अगर आप बाहर निकल रहे हैं, या आप ऐसी किसी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं, या आप अस्पताल में काम करते हैं, आप एयरपोर्ट पे काम करते हैं, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, या जो मेट्रो के लिए निकल रहे हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, सबको डबल मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 77% जो है वो पार्टिकल्स घुसने से रुकता है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम रामगोपाल दीक्षित का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल सर, आपने इतने अच्छे तरीके से तमाम वो एक्सरसाइज बताई कि कैसे घर पर रहकर आप चंद मिनटों में ही अपने जो ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस हो रही है उससे आप निजात पा सकते हैं। ऐसे में चाहूंगी क्या आप कुछ भोजन से रिलेटेड भी कुछ बताएं, कुछ डाइट के बारे में कुछ बताएं कि घर पर रहकर कौन कौन सी चीजें हम खाएं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा फायदा करेंगे अगर हम उन्हें अभी ज्यादा खाएंगे तो? मैं आपको डाइट का बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा जी, क्योंकि आजकल जो बुखार आ रहा है वो बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, 3 और 4 तक जा रहा है, और बहुत बार कई दिनों तक वो मेडिसिन से उतर नहीं रहा है। उसके लिए मैं घरेलू एक छोटा टिप जरूर बता रहा हूँ। अब पहले व्यक्ति जिसको बुखार आ रहा है वो अपने को चेक करे कि आखिर उसको जो पर्टिकुलर एरिया है वहां हल्की दर्द या इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। जैसे टॉन्सिल्स, जब भी इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल्स हमारे वॉच डॉग हैं, यहाँ पर चेक करें इनको। ऐसे ही हमारे आर्मपिट पर या लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनको भी चेक करें। अगर यहाँ कहीं भी दर्द है किसी भी तरफ
तब समझ लो आपको बुखार का इलाज मिल गया। अगर यहाँ दर्द है तो बस हल्की सी वहां मसाज करिए, जहां दर्द है वहां मसाज करिए, या आम पेट है तो वहां पर मसाज करिए। दिन में 2 बार 4 बार 10 बार मसाज करिए। ये बुखार जो आपको आ रहा है वो आपका बुखार आपको धीरे धीरे छोड़ के चला जाएगा, जो मेडिसिन से भी नहीं उतर रहा। माना 1, 2, 3 और मतलब बुखार उतरता है तो 1 से नीचे नहीं जाता। नंबर 1 तो था ये मैंने मसाज की बात बोली। नंबर 2, लोग नॉर्मली इस कंडीशन में सिर पर पट्टी रखते हैं। अब क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाला ये वायरस है, इसीलिए पट्टी कभी कभी भारी पड़ जाती है, जुकाम बिगाड़ देती है, साइनस को इफेक्ट कर देती है। ऐसे में दूसरा तरीका क्या है? तो हमारा पुराना तरीका, वैदिक तरीका है, या तो खीरा या फिर लौकी, या अगर नहीं है तो आलू काट करके उसके 2 पीस बनाए और पीस बना करके उसको ऐसे पकड़कर हाथ का ये हथेली और पैर के तलवे पर घर का कोई भी सदस्य 15-20 मिनट अगर उसकी ऐसे खीरे से लौकी से मालिश करे, बुखार भी उतर जाएगा, सिर दर्द भी कम हो जाएगा और पूरा शरीर हल्का हो जाएगा, बिना किसी पट्टी को रखे हुए। क्योंकि पट्टी ठंडे पानी की इस समय नुकसान भी कर सकती है। अब आपको बताता हूँ, आपने कहा खाने पीने की क्या चीज है जी। तो खाने पीने के लिए सबसे पहला काम इस समय अवॉइड करना चाहिए फ्रिज का भोजन। अगर फ्रिज में कुछ भी रखा हुआ है, चाहे दही है, चाहे दूध को छोड़कर, दूध फट जाता है और दूध को भी अगर दिन में 2 बार उबाल दें तो वो खराब नहीं होता है। फ्रिज का प्रयोग पानी, सब्जी, आटा, जो भी रखी चीजें हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे दोबारा गर्म करके करने वाली चीजें हो। नंबर 1। नंबर 2, इस समय पर दोपहर के बाद मतलब दही बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाम के समय पर आइसक्रीम लेने की जो आदत है, फ्रिज में नहीं है, बाहर से आइसक्रीम मंगा ली, गर्मी का मौसम है तो व्यक्ति की आदत है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ बासे हुए रखे हुए भोजन, सुबह का भोजन शाम को नहीं करना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है, आपको वायरस कैच करने का काम कराता है। तो क्या करना चाहिए? अरे ताजा भोजन बनाओ, अभी बनाया 2 चपाती, थोड़ी सब्जी, थोड़ी बना लो, लेकिन उसको बार बार बना के खाओ, रखा हुआ भोजन मत करो। नंबर 1, खाना खाने के बाद आधा कप गर्म पानी जरूर पियो। जो भी वायरल का इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वो तुरंत ठीक हो जाता है, सिंपल, डाइजेस्ट भी करता है। और सलाद, फल, सब्जियों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लो और शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखो। पानी पर्याप्त पियो, ठंडा पानी न होकर कोसा पानी या नॉर्मल पानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर श्रुति मलिक, डॉक्टर महेश व्यास और रामगोपाल दीक्षित सर कि आप लोगों ने कीमती वक्त दिया इंडियन न्यूज को और इतनी अच्छी जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रिपोर्टर भी हमारे साथ जगह जगह से जुड़े हुए थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल और प्रीति। तो फिलहाल हमारी कोशिश यही है कि अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं तो हम खुद आपके लिए इस मंच पर इंडिया न्यूज के माध्यम से डॉक्टर्स को लेकर आते हैं। उनसे आपके जरिए सवाल जो आप हमें भेजते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ट्वीट करते हैं, वो हम सवालों के जवाब उनसे जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप घर बैठे अपनी उन समस्याओं का समाधान पा सकें जो आप अस्पताल जाने से बचने की वजह से पूछना चाहते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।